फ्रेंड्स, आज की कहानी है मोहब्बत में पागल। अचानक झटके से आंखें खुली तो देखा अपने आप को इस हाल में देखकर एकदम हैरान रह गई मैं। मेरे दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने उसे रहम की भीख मांगने वाली नजरों से देखा। मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। लेकिन वो रहम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा नाम ज्योति है। मैं खूबसूरत बहुत ज्यादा थी। जो मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। मैं और मेरी दो कजन एक ही घर में रहती थी। वह दोनों मेरे चाचा की बेटियां थी। हमारे घर में कोई आदमी नहीं था। सिर्फ एक आदमी था, वो भी शहर में काम करता था। घर में हम सिर्फ औरतें ही होती थी और हम अपने लिए खुद ही कमाती थी। गरीबी ने हमें पढ़ने नहीं दिया। हम लोगों के घर में गाने बजाने और शादी ब्याह में नाच गाने का काम करती थी। कोई हमें नाचने वाली कहता तो कोई तवायफ, पर हम लोगों की खुशी में ही उन्हें खुश करने वाले लोग भी थे और यह हमारे लिए रोजी रोटी भी थी। एक दिन हम ऐसे ही शादी में नाचने के लिए गए और अपना काम कर रहे थे कि बारात के साथ आया एक लड़का मुझे लगातार घूर रहा था। वो मुझे शक्ल से ही बदमाश लग रहा था। हमारा काम खत्म हो गया तो हम जाने लगे तो उस शख्स ने मेरा बाजू पकड़ लिया। फिर पहले उसने मेरे गाने की तारीफ की और फिर मेरी खूबसूरती की और कहने लगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो मैंने एक झटके से बाजू छुड़ा लिया और कहा, हम गरीब जरूर है मगर पास इज्जत रखते हैं। हम यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं, पर लगता है तुमने मुझे कुछ और ही समझ लिया। मैं बहुत गुस्से से बोली, लेकिन वह हंसने लगा और कहने लगा, तुम जैसे लोगों की क्या इज्जत होती है। सीधी सीधी मेरे साथ चलो, नहीं तो उठाकर ले जाऊंगा। मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। वह बहुत गुस्सा हो गया और मुझे अपनी गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। मैं और मेरी कजन चिल्लाती रही, मगर वहां पर मौजूद लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया क्योंकि वह किसी अमीर बाप का बेटा था। मेरी कजन आगे बढ़ी और मेरा बाजू पकड़ लिया और छुड़ा कर कहा, इसे छोड़ो, यह हमारी बड़ी बहन है, हमारा एकमात्र सहारा। उसने मेरी कजन को धक्का दिया और मुझे वहां से अपनी गाड़ी में ले गया। वह बदमाश शख्स मुझे अपने बंगले में ले गया और अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। शायद उसके अलावा बंगले में कोई और नहीं था। मेरी नजर अचानक एक गुलदान पर पड़ी। मैंने उसके पास से गुजरते हुए वह गुलदान उठा लिया और उसके सर पर दे मारा। इससे पहले कि वह खुद संभलता, मैं वहां से भाग गई। अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैं बहुत तेज दौड़ी। मुझे नहीं पता था यह कौन सा इलाका है। फिर मैं खुले रोड पर आ गई और एक गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी वाले ने ऐन वक्त पर गाड़ी रोक लिया, वरना मैं गाड़ी के नीचे ही आ जाती। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मुझे बहुत चोटें आई थी। वह मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। वह खुद ही एक डॉक्टर था। उसका नाम सचिन था। मुझे 2 दिन के बाद होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर गई तो मेरे घर वालों का रवैया ही बदला हुआ था। वे मुझे कबूल करने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि अब तुम हमारे काबिल नहीं रही हो, तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं रो रो कर कहती रही, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे इस घर से निकाल दिया। मैंने देखा वह डॉक्टर बाहर ही खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर वह मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मैं उस घर को देखने लगी। उसने मुझे खाना दिया और फिर एक कमरा दिखाया। मैं यहाँ रह सकती हूँ। मैं इस कमरे में आराम करने को सो गई। शाम को उठी तो देखा कि डॉक्टर साहब के साथ कोई औरत थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। शायद उनकी बीवी थी। डॉक्टर साहब ने पहले ही उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, तो ये है ज्योति। फिर मुझे देखकर अफसोस भी जताया कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे वहां रहते अभी 2 ही दिन हुए थे कि उन्होंने मुझे कोई जरूरी बात करने को बोलकर बुलाया। मैं भी उनसे कुछ कहना चाहती थी तो उनके बोलने से पहले ही मैं बोल उठी, मैं कोई काम करना चाहती हूँ। मैं अब वापस अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे अपने घर में नौकरानी ही रख लो। मुझे कोई तनख्वाह मत देना। मैं बस यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब की बीवी कोमल अचानक हंस पड़ी और फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा, मैं हैरान रह गई। हम तुम्हें नौकरानी नहीं, रानी बनाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी मेरे पति से हो जाए। इस तरह तुम्हें पनाह भी मिल जाएगी और इज्जतदार जिंदगी भी। कोमल जी की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं हैरान रह गई।
मुझे उनकी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जब उन्होंने कहा कल तुम्हारी शादी के जोड़े लेने के लिए जाएंगे, तब मैं एकदम से चौंक गई। फिर मुझसे मेरी मर्जी भी पूछ रही थी, मैं किस तरह इनकार करती। वह मुझ पर एहसान नहीं करम कर रही थी, पर मैं इंतज़ार करती भी तो क्यों। मेरे अपनों ने तो बिना पूरी सच्चाई जाने ही मुझसे सब नाते तोड़ दिए। उनसे तो यह गैर ही भले थे जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। 1 हफ्ते के अंदर मेरी सचिन से शादी हो गई। अब मैं और कोमल हम दोनों उसकी बीवियां थी और हम तीनों बहुत खुश थे। एक रात मेरी आंख खुली, तकरीबन रात के 12 बजे थे। मैं नीचे आई, सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। कोमल जी बेहोश पड़ी थी और सचिन उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पूछने पर बस इतना ही बताया कि फिसल कर गिरने से बेहोश हो गई, पर उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनको एम्बुलेंस में डालकर सचिन अस्पताल ले गए और मुझको जाने से रोक दिया। अब मैं काफ़ी देर परेशान रही। कोमल अगले दिन घर आ गई और अब काफ़ी बेहतर लग रही थी। कुछ दिन बाद हम एक होटल में गए। सचिन की कॉल आई तो वो बाहर चला गया। मैंने कोमल से पूछा, कोमल जी एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके पास सब कुछ है, इतना अच्छा हमसफर है, देखा था मैंने, वो कैसे आपके लिए परेशान हो रहे थे, फिर आपने कैसे इतनी आसानी से उनको मेरे साथ बांट लिया? औलाद का कोई मसला है क्या? मैंने बहुत एहतियात से सवाल किया। 2 पल सोच में पड़ गई, फिर बोली, नहीं, औलाद का कोई मसला नहीं है, मैं बस ऐसे ही सोचती हूँ। इस मामले में लड़कियाँ ज़्यादा है और मर्द कम है, इसलिए एक मर्द को कम से कम 2 शादियाँ तो ज़रूर करनी चाहिए ताकि सब लड़कियों के घर बस जाए, और तुम्हें तो अपनों की ज़रूरत भी है। कोमल जी ने बहुत प्यार से समझाया। मेरे दिल में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। मगर मैं हैरान थी, आजकल की दुनिया में ऐसे लोग भी बसते हैं। फिर कुछ दिन बाद एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अचानक मेरी उंगली कट गई और खून बहने लगा। जख्म काफ़ी गहरा था, खून बिल्कुल ही नहीं रुक रहा था। कोमल जी यह मंजर देखकर घबरा सी गई। तुम्हें कितनी बार कहा है घर का काम मत किया करो, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, पर तुम्हें तो जैसे काम करने की बीमारी है। देखो कितना खून निकल रहा है, जानती हो यह खून कितना कीमती है, पर तुम्हारी मोटी अकल में ये बात आए भी तो कैसे। कोमल जी इतनी फिक्रमंद हुई कि मुझे बुरी तरह डांटने लगी। फौरन मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ सचिन भी इतना परेशान हो गया था। मैं रात भर सोचती रही, इन दोनों को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? आखिर क्यों ये दोनों मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? कहीं इनको मुझसे कोई मतलब तो नहीं? पर मैं इनको क्या दे सकती थी? मेरे पास था ही क्या देने को? मैं तो एक आम सी लड़की थी, फिर मेरी जरा सी तकलीफ पर इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? अब यह फिक्र ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई थी और दोनों का ऐसा रवैया मेरे दिमाग में सवाल पर सवाल पैदा कर रहा था। फिर एक रात मैंने देखा कि सचिन मेरे कमरे से अचानक गायब हो गया। मैं उनको तलाश करती हुई नीचे आई। मेरा कमरा ऊपर था और कोमल का कमरा नीचे था। वह शायद कोमल के साथ हैं। उनके कमरे की लाइट भी खुली हुई थी। मैं वहां से जाने लगी, पर उनकी बातें सुनकर रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी। कोमल जी चिल्ला रही थी, तुम्हें उस लड़की की ज़्यादा फिक्र है, या फिर जवान लड़की को देखकर नियत बहक तो नहीं गई तुम्हारी? तुम्हें जो काम करना था अभी तक वह हो जाना चाहिए था, और तुम हो कि रोज एक नया बहाना बना देते हो। तुम्हें नहीं पता यह सब हमारे लिए किस कदर अहम है। क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? हमेशा बहुत प्यार से बोलने वाली कोमल जी आज बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। यह सब मैं जानता हूँ। देखो कोमल, इस सब को मैंने अकेले नहीं करना है, उसको भी तो ठीक हो जाना चाहिए। उसके भी एक्सीडेंट से हुए जख्म पूरी तरह से नहीं भरे हैं। कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था उसका। उसकी जिस्मानी हालत उसके लिए ठीक नहीं है। सचिन गुस्से में था। कोमल कहने लगी, सचिन तुम जल्दी करो और बस करो अपना ये ड्रामा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे किसकी बात कर रहे थे। मैं वहां से उल्टे कदम लौट आई और सारी रात यही सब सोचती रही, वह दोनों क्यों इतना गुस्सा हो रहे थे। और इस बात को 2 ही दिन गुजरे थे कि एक सुबह मुझे मेरी तबीयत कुछ खराब सी लगने लगी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे मेरी माँ की कुछ बातें याद आने लगी। मैं बस आराम कर रही थी कि मेरे कमरे में सचिन आया और कहने लगा, कोमल अपनी किसी सहेली की शादी में गई है, इसलिए वह मुझे कहीं सैर करवाने ले जाना चाहता है। मुझे भी ज़रूरी बात करनी थी। यह मौका अच्छा था। मैं खुशी खुशी तैयार हुई और फिर हम दोनों निकल पड़े। रास्ते में मैंने सचिन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और एक बहुत अच्छे पति भी।
पर सचिन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ परेशान सा था। वह मेरे लिए जूस का गिलास लेकर आया जो हमने समुंदर के किनारे खड़े होकर पिया। जूस पीने के बाद बस मुझे इतना याद है, मेरा सर चकराना शुरू हो गया था। उस दिन मेरे पति सचिन ने मेरे साथ कुछ ऐसा काम किया कि मैं अस्पताल पहुंच गई। मैंने एक झटके से आंखें खोली तो अपने आप को इस हाल में देखकर हैरान रह गई। अस्पताल का कमरा था, मुझे मरीजों के कपड़े पहनाए गए थे और मुझे मशीनों से जोड़ रखा था। वह कमरा, वह माहौल और मेरे सामने खड़ा सचिन जो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। मेरे होश हवास मेरा साथ छोड़ते जा रहे थे। मैंने आहिस्ता से उसे एक सवाल किया तो उसके जवाब ने मुझे हैरान कर डाला। आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ और यह क्या हो रहा है? तुम्हारा एक जरूरी ऑपरेशन होने वाला है, सचिन ने सिर्फ इतना कहा और अपने काम में बिजी हो गया। वह कोई और नियत साफ कर रहा था। कैसा ऑपरेशन? मैं चिल्लाई क्योंकि मैं डर गई थी। सचिन ने कहा, मैं तुम्हारे दिल का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, सचिन ने कहा और मेरे साथ लेटी मरीज के चेहरे से नकाब हटाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, कोमल जी थी। मेरी सांसें तेज होने लगी, मशीन की आवाज तेज होने लगी जो वह मेरे साथ करने वाला था। मैं उसको वह सब करने की इजाजत नहीं दे सकती थी, पर उसको रोक भी कैसे सकती थी? मैंने देखा उसने मेरे दोनों हाथ पैर बांधे हुए थे। मैंने उसको दुख भरी नजरों से देखा। मुझे जाने दो, पर वह रहम के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत घबराई हुई थी। सचिन यह देखकर परेशान होने लगा। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वह शायद उसके लिए अच्छा नहीं था। उसने मुझे रिलैक्स रहने को कहा। मैं जोर जोर से चिल्लाई, आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है? तो सचिन ने मुझे बताने का वादा किया और कहा, देखो मेरी बीवी कोमल बहुत बीमार है। अगर जल्दी ही उसका दिल नहीं बदला गया तो वह मर जाएगी और इसके लिए दिल खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी। इसका ब्लड ग्रुप उन लोगों में से है जो करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान के पास होता है। दिल के साथ खून की भी जरूरत पड़ती है। मैं तो उम्मीद हार बैठा था, पर जब तुम मेरे कार से टकराई तो मैं तुम्हें अस्पताल ले आया था और तुम्हारा खून टेस्ट किया तो मैं हैरान रह गया। तुम्हारा ब्लड ग्रुप और कोमल का ब्लड ग्रुप सेम था। फिर तुम्हें हासिल करने के लिए तुमसे शादी की और आज मैं तुम्हारा दिल और खून निकाल कर अपनी बीवी में डालने वाला हूँ ताकि वह नई जिंदगी जी सके। मगर अफसोस, यह सब करने के बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। सचिन ने मुझे सारी बातें बताई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। ये तो मेरी जान लेना चाहते थे, इसलिए उनका मेरे साथ वह रवैया, वह प्यार, वह फिक्र, इन सब के पीछे इनका अपना मतलब था। अब तो मैं इनके जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। उस वक्त इनकी मीठी मीठी बातों में आ गई थी। मेरी हालत और बुरी होने लगी। मैं डर से कांपने लगी। सचिन ने कहा, ज्योति मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। फिर मुझे वह इंजेक्शन लगाने लगा जिसके बाद वह ऑपरेशन शुरू कर सकता था। मैं एकदम से चिल्ला उठी, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और हमारी आने वाली औलादें भी। आज तुम एक नहीं 2 जान लेने वाले हो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, मैंने बेबसी से रोते हुए कहा। सचिन यह सुनकर कि वह बाप बनने वाला है हैरान रह गया। मैंने आंखें बंद कर ली और दुर्गा चालीसा पढ़ने लगी। मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मैं बिल्कुल ठीक थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, मगर उनके झगड़े की आवाज यहाँ तक मुझे भी सुनाई दे रही थी। सचिन, तुम्हें उसके साथ यह सब नहीं करना चाहिए था। मैंने मना भी किया था तुम्हें, तुम उससे दूर रहना, मगर तुमने मुझे धोखा दिया है। कोमल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं भी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मेरे बच्चे की जान चली जाए। कोमल, 7 महीने की तो बात है, हम बच्चे को 2 महीने पहले ही डिलीवरी करवा लेंगे। फिर ऐसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। सचिन ने उसे तसल्ली दी। कोमल चिल्लाई, मेरे पास 7 महीने नहीं है, क्या तुम अब एक बच्चे के लिए मेरी जान खतरे में डालोगे? सचिन, बच्चे तो हमारे भी हो सकते हैं। कोमल, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम एक बांझ हो। मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई थी, कहीं तुम ज्यादा परेशान ना हो जाओ। इसके पास मेरी औलाद है, हमें 7 महीने इंतजार करना ही होगा। सचिन ने अपना फैसला सुनाया और चला गया। मैं सोचने लगी, अब मेरे साथ क्या होगा? यह मुझसे मेरा बच्चा छीनकर मुझे मार डालेंगे। मैं बहुत डरी हुई थी। कोमल 7 महीने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। फिर उसने एक दिन मुझे बड़ी चालाकी से बेहोश किया और किसी दूसरे डॉक्टर को रिश्वत देकर ऑपरेशन करने को कहा। वह मुझे अस्पताल ले गई और ऑपरेशन शुरू हो गया, पर ऐन वक्त पर सचिन वहां पहुंच गया।
वहाँ डॉक्टर से हाथापाई होने के बाद सचिन ने मुझे तो बचा लिया, मगर कोमल का ऑपरेशन शुरू कर रखा था। डॉक्टर और सचिन का आपस में झगड़ा होने की वजह से वह कोमल को नहीं बचा सका। सचिन मुझे वापस घर ले आया। कोमल की तरफ से काफी दिनों तक उदास रहा। मैं उसे अब दूर जाना चाहती थी, पर वह मुझे नहीं जाने दे रहा था। हर वक्त मेरे पहरे पर रहता। फिर एक दिन न जाने कैसे वह मेरे कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोकर मुझसे माफी मांगने लगा। अपनी औलाद का वास्ता दिया, मुझे माफ कर दो, मैं कोमल की मोहब्बत में पागल हो चुका था। ऊपर वाले का शुक्र है, उसने मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होने से बचा लिया। ज्योति, आज तुम आजाद हो, जहाँ चाहे जा सकती हो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन सोच भी रही थी, क्या ये सच में अपनी की गई गलतियों से पछता रहा है। काफी सोचने के बाद मैं एक फैसले पर पहुंची। क्या होगा अगर मैं भी इसे छोड़कर कहीं फुटपाथ पर दरिंदों के बीच जिंदगी गुजारूं, क्योंकि घर वाले तो पहले से ही छूट चुके थे। फिर अगर किस्मत में मौत ही है तो अब बस अर्थी यहीं से उठेगी। और ये भी तो हो सकता है कि अब ये सच में सुधर गया हो, मैंने उसे माफ कर दिया। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं जाती भी तो कहाँ जाती। ऊपर वाले ने हमें 2 जुड़वा बेटे दिए। सचिन को माफ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं बस इतना कहूँगी, सब लोग बुरे भी नहीं होते और वैसे ही सब लोग अच्छे भी नहीं होते।